अच्छा बेटा, लास्ट क्लास जो हमारी चल रही थी उसमें हम लोग कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन देख रहे थे। और कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर हम लोगों ने अब तक सिर्फ डिमांड पुल कवर अप किया, हमने बाकी कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन को अभी तक नहीं देखा। तो बाकियों को भी देखेंगे। तो बेटा, डिमांड पुल के अलावा आपके पास जो दो फर्दर टाइप्स ऑफ या दो फर्दर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन होती हैं, एक का नाम है कॉस्ट पुश और एक का नाम है मॉनेटरी। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में ज़रा बात करते हैं आज। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अच्छा, अब इसको देखो आप, कॉस्ट के नाम से याद रखो। जब भी कॉस्ट की बात हो रही है, इसका मतलब है कि इसका लिंक प्रोड्यूसर के साथ बैठ रहा है। ठीक है, और प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे किसी ना किसी तरह अफेक्ट आ रहा है, तभी आपके पास ये चीज हो रही होती है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपके पास हमेशा तब होगी जब आपका एग्रीगेट सप्लाई फॉल होगा। तो अगर यहाँ पे मैं इसकी डायग्राम बनाऊं, यहाँ पे देखो जरा, इधर आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास जीडीपी। ठीक है बेटा, ये आपका एग्रीगेट डिमांड चल रहा है, ये आपका शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई चल रहा है, SRAS AD। यहाँ पे आ रही है आपके पास इक्विलिब्रियम E, इनकम लेवल Y और प्राइसेस P। ठीक है, ये कहानी फिलहाल आपके पास चल रही है। अगर किसी भी रीजन की वजह से आपकी एग्रीगेट सप्लाई फॉल हो जाती है, तो वो ऐसा लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी, फ्रॉम SRAS टू SRAS1, इक्विलिब्रियम E से E1। आपकी इनकम लेवल भी गिरती है और आपकी प्राइसेस पे भी क्या इफेक्ट आ रहा है? प्राइसेस भी बढ़ रही। ठीक है, अब सवाल ये है, एग्रीगेट सप्लाई कैसे कम हो सकती है? देखो बेटा, हर वो फैक्टर जिससे आपकी नॉर्मल सप्लाई, जो आप लोगों ने माइक्रो में पढ़ा हुआ है, जिससे नॉर्मल सप्लाई गिरे आपकी, उससे आपकी एग्रीगेट सप्लाई गिरेगी। अब यहाँ पे वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? सबसे पहले, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ जाना, यानी कि रेंट, वेज और इंटरेस्ट, ये तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की आपकी कॉस्ट है ना, इनमें से किसी की एक का बढ़ जाना या तीनों का बढ़ जाना, तो इससे आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है। अगर मौसम खराब है तो एग्रीकल्चर के ऊपर अफेक्ट आएगा, वो सही तरह सप्लाई नहीं हो पाएगा, बन नहीं पाएगा। नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर का मतलब भाई फ्लड्स आ गए, जलजले आ गए, तो उससे आपकी रोड्स तबाह हो जाती हैं। वो नहीं हो पाएंगी। अबे यार, एक तो पता है मीटिंग आईडी क्यों नहीं इन लोगों से ज्वाइन होती यार। अब मीटिंग इन्फो का भी इन लोगों ने ऑप्शन हटा दिया, मुझे याद ही नहीं कहाँ से होता ही। अरे भाई, को इसको लिंक भेज दो, मुझे नहीं आता। तो नेचुरल डिजास्टर अगर आ जाए, उस पर भी अफेक्ट आता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बढ़ जाना। अगर आपके मुल्क में इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ जाते हैं, तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और आपकी ओवरऑल सप्लाई जो है फॉल होना शुरू हो जाएगी। या अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज को रिमूव कर दे, रिमूवल ऑफ सब्सिडीज, या उनको कम कर दे, डिक्रीज कर दे, इससे भी सप्लाई आपकी कम होती है। बट दो चीजें ऐसी हैं जो आप लोग पहली बार पढ़े होंगे, और ये कॉन्सेप्ट है वेज प्राइस स्पाइरल। और सेकंड कॉन्सेप्ट जो आपका है ना बेटा, वो कहलाया जाता है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। पहले जरा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की बात करते हैं, उसके बाद वेज प्राइस पे जाएंगे। तो बेटा जरा समझो इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान और चाइना, ये आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो चाइना से सामान मंगवाता है, इंपोर्ट कर रहा है। क्या इंपोर्ट कर रहा है भाई? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल एक नेसेसिटी गुड होता है, जरूरत का गुड है। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा, सामान कैसे बनेगा? तो रॉ मटेरियल इज ए नेसेसिटी गुड।
इसका मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल की डिमांड कैसी होनी चाहिए, इनइलास्टिक। सही, अब बात सुनो जरा। भाई हुआ ये कि लेट से चाइना में इन्फ्लेशन आ गया। जब चाइना में इन्फ्लेशन आएगा तो बेटा चाइना की प्राइसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चाइना की प्राइस बढ़ जाएगी। जब चाइना की प्राइस बढ़ेगी, जब चाइना की प्राइस बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है चाइना पाकिस्तान को महंगा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा। समझे बात को। अब प्रॉब्लम सुनो यहाँ पे क्या हो रही है। पाकिस्तान चाइना से रॉ मटेरियल मंगवाता है विच इज इन इलास्टिक इन नेचर, ज़रूरत का गुड है। अब चाइना में क्योंकि महंगाई आ रही है तो चाइना आपको महंगा माल देगा। जब चाइना आपको महंगा माल देगा इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान के लिए इंपोर्ट प्राइस बढ़ रही है। पाकिस्तान के लिए इंपोर्ट प्राइस बढ़ रही है, और क्योंकि ये एक नेसेसिटी गुड है, क्योंकि ये एक नेसेसिटी गुड है, पाकिस्तान की इंपोर्ट क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कम होगी। एट द सेम टाइम बेटा पाकिस्तान के खर्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपेंडिचर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इससे पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो पाकिस्तान की ओवरऑल जो बर्डन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और पाकिस्तान की एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। और बेटा जब एग्रीगेट सप्लाई फॉल होती है तो उससे आपकी प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्राइस आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है। कोई मसले वाली बात। अब देखो पाकिस्तान अपनी जगह पे सही है बेचारा। महंगाई किसकी वजह से आ गई, चाइना से। चाइना से महंगाई यहां ट्रांसफर हो गई। समझे बात को। कोई मसले वाली बात। बेटा कहाँ से इंपोर्ट करें फिर, आपको इनलास्टिक का कॉन्सेप्ट नहीं आता। कोई सवाल बेटा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये आपका वही एक ट्रेडिंग पार्टनर है जिससे आप रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं। जब आप रॉ मटेरियल मंगवाते रहेंगे, उस ट्रेडिंग पार्टनर की अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो आप पे अफेक्ट करेगा। इनइलास्टिक का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट्स कम है, कंपटीशन कम है। जब कंपटीशन कम है तो आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। सैफ आप लेट आए हो, मैं ये एक बार समझाऊंगा बस। वापस से आइंदा से कोई लेट आएगा मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगा बातों को। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन में ये सीन है कि आप पाकिस्तान चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल जो कि इनइलास्टिक इन नेचर होता है। अगर चाइना में महंगाई आती है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल मिलेगा। पाकिस्तान को एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल मिलेगा। जब पाकिस्तान को एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल मिलेगा और डिमांड इनइलास्टिक है तो इंपोर्ट प्राइस पाकिस्तान की बढ़ जाएगी। पाकिस्तान का खर्चा बढ़ेगा, महंगा रॉ मटेरियल मिलेगा जिससे एग्रीगेट सप्लाई आपकी कम होगी और आपकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। सर बट एट द सेम टाइम चाइना की करेंसी डेप्रिशिएट नहीं करेगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। बेटा उतनी डिटेल में अभी तक नहीं किया, तो आप भी ना आ जाए। कोई मसले वाली बात बेटा। ये एक्सचेंज रेट वाली कहानी को हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी कोई काम नहीं है इसका। चलें अपनी बात को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का जिक्र कर लिया है। जरा बात करते हैं अब वेज प्राइस स्पाइरल की। देखो वेज प्राइस स्पाइरल की कहानी को समझना, बेटा आप ही के पास लैग कर रहा हूं, मैं लैग कर रहा हूं, मुझे ये बताओ। अब्दुल आदि के अलावा मुझे बताएं मैं लैग कर रहा हूं। रुकें जरा। अब बताएं जरा। अब सही आ रही है आवाज। अब आवाज सही आ रही है या अभी भी लैग कर रहा हूँ। चलो कि मैं स्क्रीन वापस से शेयर कर लेता हूँ।
अब बताओ सही आ रहा है? सही है, चलो फर्दर आगे बात करते हैं। वेज प्राइस स्पाइरल। व्हाट इज वेज प्राइस स्पाइरल? इसको जरा देखिएगा। बेटा वेज प्राइस स्पाइरल में ना हमारे पास दो खिलाड़ी होते हैं। एक होता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का मतलब है सेठ। और एक होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब मुलाजिम। ठीक है, ये दो खिलाड़ी अपने पास चल रहे हैं। देखो, केस ये चल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मुल्क में महंगाई आ गई, मुल्क में इन्फ्लेशन आ गई। जब मुल्क में महंगाई आएगी तो एम्प्लॉय बेचारा कैसे अपना खर्चा चलाएगा? तो एम्प्लॉय रोता रोता अपने पापा के पास जाएगा। और इसके पापा का नाम क्या है? ट्रेड यूनियन। पापा के पास जाएगा। पापा को कहेगा कि तुम जाओ मेरे सेठ के पास, एम्प्लॉयर के पास, और सेठ को जाके बोलो मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, क्योंकि हमारा खर्चा नहीं पूरा हो पा रहा, महंगाई बहुत हो गई है। तो तुम जाओ सेठ के पास और सेठ के पास जाके बात करो। तो एक अच्छे बाप की तरह ट्रेड यूनियन सेठ के पास गया और सेठ को जाके बोला कि यार मेरे बच्चे की ना तुम तनख्वाह बढ़ा दो, वेजेस बढ़ा दो। वो बेचारा खर्चा नहीं पूरा कर पा रहा। देखिए, एक चीज होती है जिससे हम लोग कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है कि अगर मैं कोई भी काम करने जाता हूं ना, मैं कुछ भी स्टेप उठाने जाता हूं जिंदगी में, तो मैं उसके फायदे नुकसान को मद्देनजर रखते हुए जाता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि यार अगर मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो मुझे इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर फायदा होगा तो कितना फायदा होगा, नुकसान होगा तो कितना नुकसान होगा। तो मैं बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स को कंसिडर करके चलता हूँ। ठीक है। तो बेटा अगर अब्बू सेठ को जाके बोल रहे हैं कि तुम मेरी तनख्वाह बढ़ा दो मेरे बच्चों की, तो यार सेठ कोई अब्दुल सत्तार ईदी तो नहीं है ना, फी सबिलिल्लाह तो काम नहीं कर रहा लोगों को पालने के लिए। अब सेठ यहां पे करेगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सेठ ने कहा यार अगर मैं पैसे बढ़ाता हूं तो मेरे लिए नुकसान है, मेरा खर्चा बढ़ेगा। लेकिन अगर ये करंट वर्कर मुझे 1,000 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके दे देते हैं तो वो मुझे वारा खा जाएगा। ठीक है। तो जब एम्प्लॉयर के पास जाके आप ये कंडीशन रखेंगे ना कि हमारी वेजेस बढ़ाएं, तो एम्प्लॉयर आगे से आपके ऊपर एक कंडीशन रख देगा। आपके ऊपर एक कंडीशन रख दी एम्प्लॉयर ने। सेठ ने कहा कि भाई मुझे ना 1,000 यूनिट महीने के आखिर तक एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दो। एक्स्ट्रा महीने के आखिर तक मुझे आप प्रोड्यूस करके दे दें। आप दिन लगाएं, आप रात लगाएं, आप वीकेंड लगाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे 1,000 यूनिट एक्स्ट्रा चाहिए। अच्छा, अब ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर दोनों ये बात मान गए। एम्प्लॉयर ने कहा कि मैं तुम्हारी वेजेस बढ़ा दूंगा। ट्रेड यूनियन ने कहा कि जी हम आपका आउटपुट बढ़ा देंगे। अब बेटा ये क्या लिखी हुई है? वेज, यानी कि दिहाड़ी, जो डेली बेसिस पे दी जाती है। तो सेठ ने ट्रेड यूनियन की बात पे भरोसा करके वेजेस को बढ़ा दिया। ठीक है, वेजेस को हमने बढ़ा दिया। अब डे एंड पे हमारा सेठ रोज वर्कर्स को वेजेस दे रहा है, दिहाड़ी दे रहा है। ठीक है। और वो बड़ी हुई दिहाड़ी दे रहा है जिसकी बात हो चुकी है। अच्छा जी, पूरा महीना गुजर गया। महीने के एंड पे बेटा स्टॉक काउंट करने बैठे कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। आउटपुट आपका बढ़ा, ऐसा नहीं कि आपका आउटपुट नहीं बढ़ा, बट आपका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ 800 यूनिट से बढ़ा। कितने से बढ़ रहा है? 800 से। हमारी कंडीशन क्या थी? 1,000। आपने आउटपुट कितने से बढ़ाया? 800 से बढ़ाया आपने आउटपुट। तो इसका मतलब है बेटा प्रोड्यूसर को तो कोई वारा ही नहीं खा रहा। प्रोड्यूसर तो बेचारा नुकसान में जा रहा है। देखो हमने जब 1,000 उसको कहे थे, कुछ ना कुछ सोच समझ के ही कहा होगा ना। जहां पे मुझे पता है वारा खा जाएगा, बट यहां पे तो मुझे वारा ही नहीं खा रहा भाई। तो प्रोड्यूसर की वो कंडीशन ही मीट नहीं हो रही। जब बेटा वो कंडीशन मीट नहीं होगी, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि मेरे प्रोड्यूसर की कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ेगी तो उसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी। जब एग्रीगेट सप्लाई कम होगी तो बेटा वापस से प्राइसेस क्या होंगी? बढ़ेगी। और बेटा जब वापस से प्राइसेस बढ़ेंगी तो वापस से एम्प्लॉयर वही रोना धोना मचाते हुए अपने बाप के पास जाएगा, बोलेगा तनख्वाह बढ़वा दो। फिर एक अच्छे बाप की तरह ये बेचारा उठ के यहाँ आएगा, बोलेगा जी तनख्वाह बढ़ाओ। फिर एम्प्लॉयर सोचेगा कि मुझे वारा किधर खाएगा। एम्प्लॉयर बोलेगा जी एक्स्ट्रा यूनिट बना के दो। अगर तो देखो एक्स्ट्रा यूनिट बन जाते, जितने हमने कहे हैं उतने बन जाते तो ठीक है।
कंडीशन मीट हो गई, मसला नहीं होगा। बट अगर ये नहीं बनते, इससे कम बनते हैं, तो फिर वही मसला, कॉस्ट बढ़ेगी, एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, प्राइस बढ़ेगी। यानी कि बेटा आपके पास ये एक साइकिल बन जाएगी। और इसको किस नाम से कहा गया है यहाँ पे? स्पाइरल के नाम से कहा गया है। कोई प्रॉब्लम वाली बात बेटा? कोई मसला बेटा, कोई टेंशन? सारी बातें क्लियर हैं? ठीक है जी। तो बेटा ये दो केसेस होते हैं जिससे आपकी एग्रीगेट सप्लाई पे इफेक्ट आता है, आपकी एग्रीगेट सप्लाई फॉल हो रही होती है। कोई भी केस जिससे नॉर्मल सप्लाई फॉल हो, उसके अलावा ये दो केसेस हैं जिनसे आपकी एग्रीगेट सप्लाई फॉल होती है। ठीक है। अब बात करते हैं जरा मॉनेटरी इन्फ्लेशन की। इधर आओ जरा। बेटा जब हम लोग मॉनेटरी इन्फ्लेशन की बात कर रहे होते हैं, तो मॉनेटरी इन्फ्लेशन का मतलब होता है पैसे की छेड़छाड़ करने के बाद वाली महंगाई। जब आप पैसे को छेड़छाड़ करते हैं ना, जब आप मनी सप्लाई को चेंज करते हैं, तो उससे जो आपके पास महंगाई होती है उसे कहते हैं मॉनेटरी इन्फ्लेशन। जरा कहानी को सुनो। बेटा देखें, मनी में दो चीजें होती हैं। एक होती है मनी डिमांड, एक होती है मनी सप्लाई। मनी डिमांड हम लोग करते हैं, और पैसे की डिमांड इंसान क्यों करता है? दो मकसद की वजह से। या तो वो उसको स्पेंड करेगा, या तो वो उसको सेव करेगा। ये दो मकसद होते हैं, यही दो काम होते हैं। अगर बेटा मैं पैसे को स्पेंड कर दूंगा, मैं अगर पैसे को स्पेंड कर देता हूं, तो वो इंटरेस्ट इनकम जो मैं सेविंग से कमा सकता था वो मैं नहीं कमाऊंगा। तो इंटरेस्ट इनकम क्या बन जाएगी? मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं सेव करता हूं और स्पेंड नहीं करता, तो वो पैसा जो मैं स्पेंड कर सकता था वो अब मैं स्पेंड नहीं कर रहा, तो स्पेंडिंग क्या बन जाएगी बेटा? मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंपल कहानी है। बट इफ वी टॉक अबाउट मनी सप्लाई, बेटा मनी सप्लाई कौन मैनेज कर रहा होता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो बेटा मनी सप्लाई को एक बंदा मैनेज करता है, उसका नाम है सेंट्रल बैंक। मैंने आप लोगों को, वैसे जनरली क्या होता है मामला, मनी की जो सप्लाई होती है ना, मनी सप्लाई शुड ऑलवेज बी फिक्स्ड। ठीक है, शुड ऑलवेज बी फिक्स्ड, एक लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए। इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि बेटा अगर मैं हर बंदे को डायमंड पकड़ा दूंगा, तो क्या डायमंड की वो वैल्यू रहेगी जो अभी है? हरगिज नहीं। इसी तरह अगर मैं हर बंदे को पैसे पकड़ा दूंगा, कैश पकड़ा दूंगा, तो क्या कैश की वो वैल्यू रहेगी जो अभी है? उसकी तो वैल्यू ही मर जाएगी पूरी। इसीलिए मनी सप्लाई जो आपकी होती है ना, वो एक फिक्स लेवल के ऊपर बेटा रुकी हुई होती है। ठीक है जी। कोई मसले वाली बात तो नहीं है? यहां तक सारी बातें क्लियर है? कोई मसले वाली बात बेटा? समझ गए? अच्छा, फर्दर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक? देखो, सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर बैंक होता है। ठीक है, ये पूरे मुल्क में एक ही होता है। गवर्नमेंट इसको रन करती है, ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी वगैरह। ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी वगैरह। बेटा नोट्स को प्रिंट करना, कॉइन्स को प्रिंट करना, नोट्स को प्रिंट करना, कॉइन्स को प्रिंट करना, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक नोट्स को प्रिंट करता है, कॉइन को प्रिंट करता है। बेटा मुझे पता है, 2 मिनट रुक जाओ, सही हो जाएगा। मुझे पता है, 2 मिनट रुक जाओ, सही हो जाएगा। जी हम लोग बेटा बात कर रहे थे सेंट्रल बैंक की।
सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो एक ही होता है पूरे मुल्क में, ओन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। अच्छा। ओन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के अंडर होता है, सारी चीजें गवर्नमेंट इसको देख रही होती है। नोट्स एंड कॉइन्स को प्रिंट करना सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट जितना टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करता है उस टैक्स रेवेन्यू को जमा करना सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है। रिजर्व्स को रखना, गोल्ड रिजर्व्स, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, इन सबको रखना सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट को लोन देना सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है आगे जाके डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी बनाना किसकी जिम्मेदारी है? सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी। बट इफ वी टॉक अबाउट कमर्शियल बैंक, बेटा जितने भी आपके मुल्क में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे कि मीज़ान हो गया, बैंक अल हबीब हो गया, एचपीएल हो गया, ये सारे, ये सब प्राइवेट सेक्टर, इनके प्राइवेट शेयर होल्डर्स होते हैं। इनके प्राइवेट शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा। इनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। इनका काम होता है पैसा कमाना, पैसा छापना। अब ये इंडिविजुअल्स को यानी कि हम जैसे लोग को भी लोन देते हैं, ये फर्म्स को भी लोन देते हैं, ठीक है। ये लोन दे रहे होते हैं, इनका एड चलता है टीवी पे। बट बेटा सेंट्रल बैंक कभी भी आपको लोन नहीं देता। वो बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को लोन दे देता है, बट हमें कभी लोन नहीं देगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, सही है। अच्छा, अब कहानी सुनो जरा। बेटा एक टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब होता है सिंपल के मुल्क में आपने मनी सप्लाई को बढ़ा दिया। तो मुल्क में मनी सप्लाई को बढ़ा देना इज नोन एज क्वांटिटेटिव ईजिंग। ये सिंपल सी एक बात है, सही है। अब कहानी सुनिएगा जरा। सवाल ये है कि सर मुल्क में मनी सप्लाई बढ़ती कैसे? प्रिंट कर देते हैं या क्या कर रहे होते हैं? मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है कि आपने मुल्क में पैसा और फेंक दिया, आपने मुल्क में पैसा और ट्रांसफर किया है, सही है। अब बात सुनो जरा। बेटा एक टर्म होती है जिसका नाम है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? देखिए जी, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने प्राइस बॉन्ड के नाम से सुना हुआ होगा अपने पेरेंट्स के मुंह से, प्राइस बॉन्ड। सही है, तो बॉन्ड क्या होता है? देखो, फॉर एग्जाम्पल ये अबू बकर है। अबू बकर के पास पड़े हुए 100 रुपए, ठीक है। कितने रुपए पड़े हुए हैं? 100 रुपए पड़े हुए हैं। अब इस 100 रुपए से अबू बकर ट्रांजैक्शन कर सकता है, सब्जी खरीद सकता है, फ्रूट चाट खरीद सकता है, बिरयानी खरीद सकता है, जो खरीदना चाहे खरीदे। 100 रुपए के अंदर जो चीजें आ सकती हैं अबू बकर वो खरीद सकता है। अबू बकर गया एचबीएल, ठीक है। अबू बकर गया एचबीएल। एचबीएल जाके अबू बकर ने बैंक के मैनेजर से कहा कि यार मुझे ना 100 रुपए का बॉन्ड चाहिए। अब बैंक वाला क्या करेगा? बेटा बैंक आपको एक सर्टिफिकेट पकड़ाएगा। वो सर्टिफिकेट क्या होता है? बॉन्ड। उसके ऊपर बॉन्ड का सीरियल नंबर लिखा हुआ होगा, उस पे वैल्यू लिखी हुई होगी कि जी ये 100 रुपए का बॉन्ड है। तो अबू बकर ये 100 रुपए मैनेजर को देगा और बदले में ये वाला बॉन्ड लेके घर पे आ जाएगा। अच्छा, अब ये एक बॉन्ड है, ये पर्चा है, इस पे कायदे आजम नहीं बना हुआ, इसके ऊपर सेंट्रल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का स्टैंप नहीं लगा हुआ, ठीक है, इस पे कोई वो प्योरिटी नहीं है। रास्ते में अबू बकर को बन कबाब वाला दिख गया। अबू बकर बन कबाब ठूस के बैठ गया और बदले बदले में बन कबाब वाले को दे रहा है 100 रुपए का बॉन्ड। ये क्या? अब बन कबाब वाला एक्सेप्ट करेगा इसको? बन कबाब वाला बोलेगा चल बेटा बर्तन धो आके, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? बन कबाब वाला मना कर देगा। तो बॉन्ड जो होता है ना, बॉन्ड, बॉन्ड इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ सेविंग। बॉन्ड क्यों यूज होता है? बॉन्ड इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ सेविंग। इट इज नॉट यूज एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन। आप इससे को स्पेंड नहीं कर सकते, आप इससे खर्चा नहीं कर सकते, आप इसको सिर्फ सेव कर सकते हो। पूरी दुनिया में क्या निजाम होता है? पूरी दुनिया में बेटा बॉन्ड पे मिलता है इंटरेस्ट, सूद। पाकिस्तान क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, यहाँ पर ये चीज नहीं होती। यहाँ पर लकी ड्रॉ होता है, जैसे कि सीरियल नंबर लिखी हुई है ना ये वाली, तो हर पता नहीं कितने महीनों बाद लकी ड्रॉ होता है, सीरियल नंबर मैच करते हैं। तो अगर तो आपका नंबर निकल आया तो आपको इनाम मिलेगा, नंबर नहीं निकला तो कोई बात नहीं। पैसों की वैल्यू तो लूज नहीं हो रही, वो तो अपनी अपनी जगह पे खड़े हुए। 100 रुपए के थे, 100 रुपए के ही हैं अभी भी। तो बॉन्ड इज यूज एज अ मीडियम ऑफ सेविंग, ठीक है। अब कहानी क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कैश को स्पेंड कर सकता हूँ ट्रांजैक्शन के तौर पे, बट बॉन्ड को ट्रांजैक्शन के तौर पे स्पेंड नहीं कर सकता। अच्छा,
अब होता क्या है, गवर्नमेंट यहाँ पे एक्शन लेती है। भाई फॉर एग्जाम्पल मैं गवर्नमेंट हूँ और आप सब पाकिस्तान की आवाम है, ठीक है, जितने भी ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए, आप सब पाकिस्तान की आवाम है, मैं गवर्नमेंट। आप सबके पास बॉन्ड पड़ा हुआ है, आप लोगों ने सेव किया हुआ है पैसा। अब बेटा जब तक आप सेव करते जाएंगे, आप पैसे को स्पेंड नहीं करेंगे, तब तक पैसा घूमेगा कैसे, तब तक लोगों की इनकम कैसे जनरेट होगी, तब तक मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे आएगा, तब तक नौकरियां कैसे क्रिएट होंगी। तो गवर्नमेंट बड़ी टेंशन में होती है। यहां पर गवर्नमेंट पता है क्या करती है, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि मुल्क में मनी सप्लाई बढ़ जाए, ठीक है। और गवर्नमेंट मनी सप्लाई कैसे बढ़ाती है, मैं गवर्नमेंट हूं, मैं आप लोगों के पास आऊंगा, मैं बोलूंगा यार तुम लोगों के पास जितने भी बॉन्ड पड़े हुए ना, सारे बॉन्ड मुझे दे दो, और बदले में मुझसे क्या ले लो तुम लोग, कैश। सारे बॉन्ड मुझे दे दो और बदले में क्या ले लो, कैश ले लो। ताकि जब आपके हाथ में कैश आएगा तो चुल मचेगी, सही है, चुल काटेगी, आप लोग जाएंगे स्पेंड करेंगे। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब मनी सप्लाई आपने बढ़ानी है, तो गवर्नमेंट को बॉन्ड बाय करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट बायज बॉन्ड, ठीक है, मुझे बॉन्ड बाय करने पड़ेंगे। अगर मुझे मनी सप्लाई कम करनी है, यानी कि मैं चाहता हूं कि मुल्क से पैसा कम हो जाए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मैं आपके पास आऊंगा, बोलूंगा यार बात सुनो, तुम्हारे पास कैश है, आपने कहा जी है। मैंने कहा एक काम करो, जितना कैश है ना मुझे दो, बदले में मुझसे बॉन्ड ले लो, मैं तुम्हें हर महीने या हर साल 15% इंटरेस्ट दूंगा। लालच में आ जाएंगे लोग। तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, गवर्नमेंट सेल्स बॉन्ड। अगर मुझे मुल्क में मनी सप्लाई कम करनी है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड को सेल करे, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव है आज ये वाला, गवर्नमेंट बॉन्ड को बाय कर रही है। गवर्नमेंट जब बॉन्ड को बाय करेगी बॉन्ड गवर्नमेंट के पास आ गया, कैश आप लोगों के पास चला गया, मुल्क में मनी सप्लाई बढ़ जाए, ठीक है। अब उसको जरा डायग्रामेटिकली देखते हैं, यहाँ पे आए। यहाँ पे आया इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी ऑफ मनी, यहाँ पे आ रहा है बेटा आपके पास इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट। क्यों इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूँ बेटा, ऐसा कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो इंटरेस्ट से अफेक्ट होता था। लैंड का रिवॉर्ड रेंट था, लेबर का रिवॉर्ड वेज था, कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट था। और मैंने बताया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं इसको पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम से रिप्रेजेंट करूंगा। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि मशीन। अच्छा, अब इसका रिलेशनशिप कैसा था बेटा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कैपिटल महंगा होगा, कैपिटल महंगा होगा तो लोग कैपिटल कम लगाएंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कैपिटल सस्ता होगा, कैपिटल सस्ता होगा तो लोग ज्यादा मशीन लगाएंगे, तो बेटा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रिलेशनशिप कैसा आ चुका है यहाँ पे, नेगेटिव। तो इसका लिंक कैसा बनेगा बेटा, डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट आ। अच्छा फर्दर आगे बात सुनो बेटा, ये आपकी चल रही है मनी सप्लाई। मैंने क्या कहा था कि हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है। ये आपकी आ गई मनी डिमांड, ये आ गया आपके पास इक्विलिब्रियम ई, क्वांटिटी क्यू, और इंटरेस्ट रेट लेट से 10%, एग्जाम्पल के तौर पे 10%, सही। इस 10% के ऊपर जब 10% का सूद चल रहा है, लोग इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सही है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आए 10% के ऊपर, ठीक है। पॉइंट ए पे गवर्नमेंट ने कहा कि यार लोग ना सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, मुल्क में मैं चाहता हूं कि स्पेंडिंग हो जाए। तो गवर्नमेंट क्या करने जाएगी बेटा, बॉन्ड को बाय करने जाएगी। जब गवर्नमेंट बॉन्ड को बाय करने जाएगी तो बेटा मुल्क में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। आप आ गए एम एस से MS1, इक्विलिब्रियम ई से E1, क्वांटिटी क्यू से Q1, और बेटा इंटरेस्ट रेट लेट से 10% से कितना आ चुका है, 5% आ चुका है। इंटरेस्ट रेट 10% से कितना आ गया, 5% आ गया। अब बेटा जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोन सस्ता होगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी, तो लोग ज्यादा मशीन लगाएंगे, ज्यादा लोन लेंगे, इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट होना चाहिए, बढ़ेगी। अब ये देखो जरा, इंटरेस्ट रेट कम हुआ 10 to 5%, जिसकी वजह से बेटा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्या हो चुकी है आपकी, बढ़ चुकी है, और आप आ गए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। समझे, ये होती है आपकी मॉनेटरी इन्फ्लेशन की डायग्राम। अब इससे इन्फ्लेशन कैसे होती है बेटा, सुनना जरा।
आप देखो आपका इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, 10% से 5% आ रहा है, ठीक है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल हो रहा है, 10% से 5% पे आ रहा है। तो इससे तीन अफेक्ट आएंगे। एक अफेक्ट आएगा सेविंग पे, एक अफेक्ट आएगा स्पेंडिंग पे, और एक अफेक्ट आएगा बोरोइंग के ऊपर, ठीक है। बेटा सेविंग तो लॉजिकल सी बात है कम हो जाएगी क्योंकि आपको रिटर्न नहीं मिल रहा। जब सेव नहीं करोगे तो क्या करोगे? स्पेंड। स्पेंडिंग करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब बेटा इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोन महंगा होगा या सस्ता? लोन सस्ता हो जाएगा, क्योंकि बेटा आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या हो रही है? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपकी फॉल हो रही है। जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉल होगी तो लोग ज्यादा बोरो करेंगे। जब लोग ज्यादा बोरो करेंगे तो बेटा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेटा उससे भी एडी क्या होगा? बढ़ेगा। और जब एडी बढ़ेगा तो बेटा ओवरऑल प्राइसेस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है? आपकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। कोई मसले वाली बात? कोई प्रॉब्लम है? सर इंटरेस्ट रेट कम क्यों होगा? वेरी गुड बेटा, इंटरेस्ट रेट हम लोग क्यों कम कर रहे हैं? इसलिए कम होगा कि एक तो देखो मनी सप्लाई बढ़ रही है तो इक्विलिब्रियम से वैसे ही नीचे आ गया इंटरेस्ट रेट। और मनी सप्लाई बढ़ा क्यों रहे हैं और इंटरेस्ट रेट क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि हमें मुल्क में स्पेंडिंग को इनकरेज करना है। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इन्वेस्टमेंट आए, मशीन्स आए, ताकि लोग जो है वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से मल्टीप्लायर इफेक्ट लेके आ सके। समझे अब्दुल आदि? कोई सवाल बेटा? तो सर ये इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट लोगों को देगी उनके बॉन्ड लेने के लिए। बेटा क्यों देगी गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट रेट? मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं आपको हर महीने 5% पैसे पे कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। डज गवर्नमेंट इंक्रीज इंटरेस्ट रेट इन इन्फ्लेशन एंड डिक्रीज इंटरेस्ट रेट इन रिसेशन? बिल्कुल, बट फातिमा ये हम लोग जब पॉलिसीज का चैप्टर डिस्कस करेंगे ना तब ये बात बताऊंगा। अभी ये सारे बच्चे छोटे हैं, अभी आगे की बात ना सोचे। सही है बेटा, क्लियर है सारी चीजें? चलो एक काम करो, ये पढ़ो जरा, ये पढ़ो। क्या कर रहे हैं हम लोग? 2 मिनट लें। डन है बेटा? चलो बस एक लास्ट बात करेंगे फिर हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे। आप लोग का असाइनमेंट आ जाएगा। अच्छा जी। बेटा एक कॉन्सेप्ट है उसका नाम है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसका फॉर्मूला होता है MV = PT। अब ये केम क्या होता है बेटा? एम का मतलब होता है मनी सप्लाई,
वी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। पी का मतलब होता है बेटा प्राइस लेवल। और टी का मतलब होता है ट्रांजैक्शन। ठीक है। अब बेटा बात सुनो। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन का मतलब होता है कि पैसा आपके मुल्क में कितनी बार घूम रहा है और किस हिसाब से घूम रहा है। यानी कि भाई मैंने फॉर एग्जांपल, और ट्रांजैक्शन क्या है कि मैंने कितना स्पेंड किया, मैंने कितने का सामान लिया। फॉर एग्जांपल मैं सामिया की दुकान पे गया और मैंने बिरयानी की एक प्लेट खाई, 100 रुपए मैंने सामिया को दिए। तो पैसे कितने, ट्रांजैक्शन कितने की है, 100 रुपए की। पैसा कितने से घूमा, 100 रुपए से। फिर मैं गया अबू बकर की दुकान पे। अबू बकर की दुकान पे जाके मैंने बिस्किट खाए, 50 रुपए के बिस्किट। बेटा ट्रांजैक्शन कितने की हुई है, 50 रुपए की। पैसा कितने से घूमा, 50 रुपए से। यानी कि जितने से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जितने से आप कोई चीज खरीद रहे हैं, बेटा सेम एग्जैक्ट अमाउंट से आपके मुल्क में पैसा घूमेगा। तो आपकी ट्रांजैक्शन और आपकी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, ये दोनों चीजें बराबर हैं। ठीक है। और ये इक्वल्स टू के आर पार है तो वैसे ही कट ऑफ हो जाएंगी, निल हो जाएंगी। बचा एम इज इक्वल्स टू पी, यानी कि मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू प्राइस लेवल। बेटा अगर मैं मनी सप्लाई बढ़ाता हूं तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम हो जाएगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो उससे बेटा सेविंग क्या हो जाएगी, कम होगी। कंजम्पशन क्या होगी, बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। ओवरऑल एडी क्या होगा, बढ़ेगा। और बेटा जब ओवरऑल एडी बढ़ता है तो उससे प्राइसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ जाए। यानी कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है, जो हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा है, ये उसका एक खुलासा है, एक निचोड़ है कि भाई मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आपके मुल्क में एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी। समझते हैं बात को? तो बेटा ये ओवरऑल पूरे टॉपिक की समरी थी। कोई टेंशन वाली बात है बेटा?